वेलकम बैक साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब परिवार पर। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई सेशन में, एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि आप सबको पता लग ही चुका होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की डेट आउट हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम 8, 9 और 10 जून को इन 3 दिनों में होने वाला है। शिफ्ट का अभी पता नहीं है, आपकी 2 शिफ्ट होंगी एक दिन में, आपकी 3 शिफ्ट, लेकिन आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तो भर्ती बोर्ड का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमारे एग्ज़ाम से लगभग 4 महीने पहले हमें अपने एग्ज़ाम की डेट उन्होंने दे दी है। इससे हमारा टारगेट सेट हो गया है। टारगेट बस हमें दिखाई दे रहा है कि हमें इस तारीख तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है और सही दिशा में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे फ़ायदा मिलता है कि एग्ज़ाम की डेट अगर हमें 4, 5 या 6 महीने पहले पता चल जाती है तो तैयारी करना आसान हो जाता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एक दिशा मिल जाती है कि भाई ये एग्ज़ाम हमारा सेट है और उस डेट तक हमें इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि जो इस बार हमारा सिलेबस कोई हमारा जो सिलेक्शन है वो कोई रोक ही ना सके। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा समय है आपकी पढ़ाई का। ठीक है, क्योंकि ना तो अब ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है तब तक, तो आप 3, 4 महीने बड़े आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, जो जितना ज़्यादा पढ़ सकता है उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश जनगणना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चाहे आपका ये उत्तर प्रदेश एसआई की परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की, इस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का 100% पूछा जाएगा। चाहे वो किसी भी टॉपिक या इसमें किसी भी सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन आपके एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आने वाला है। अगर आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहते हैं तो मैं आपसे दावा कर सकता हूँ, आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि आप इस चैप्टर के क्वेश्चन को तो कभी नहीं छोड़ोगे आपके एग्जाम में जो आएगा। ठीक है, तो जो भी मेरा भाई आज नया चैनल पर विजिट कर रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन, चाहे वो हिंदी की वीडियो हो, यूपी जी के हो या अन्य जीएस में किसी सब्जेक्ट का आपको वीडियो हो, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप सबसे पहले चीज़ों के साथ रूबरू हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का जो है जनगणना, यानी भारत की जनगणना का इतिहास। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले एक पेंसिल। ठीक है, ताकि जिससे मैं आपको ड्रॉ करके चीज़ों को समझा सकूँ। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने लिखा है भारत की जनगणना का इतिहास। सबसे पहले भारत की जनगणना के इतिहास को समझेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में जनगणना किस तरह से होती है और कौन जनगणना को कराता है, किस क्लस्टर में, यानी किस हमारा जो है जनगणना जो है किस तरह से बढ़ती है उत्तर प्रदेश में, या हमारा जो लिंग अनुपात है वो कितना है, जनसंख्या घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं कितना है। तो इन सब चीज़ों से आपके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं वही इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछने के चांस बन रहे हैं। तो बात कर लेते हैं हम भारत की जनगणना का इतिहास, हिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं, भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली जनगणना 1872 में हुई और ये हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, जो कि ये नियमित जनगणना नहीं मानी जाती है, क्योंकि 1872 के बाद फिर जनगणना नहीं कराई और उसके बाद फिर 1881 में जनगणना हुई थी, इसलिए इसको अनियमित जनगणना माना जाता है। लेकिन ये काउंट में आती है कि जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि हमारी जो कौन सी जनगणना हुई है, तो 15वीं जनगणना, तब से लेकर अब तक, तो तब ये काउंट होता है। और मैं बताऊंगा इसके 2 आंसर भी हो जाते हैं, कभी कभी 2 तरह से पूछ लेता है। ठीक है, एक तो पूछ लेता है कि शुरुआत से कौन सी जनगणना हुई है अब तक, तो 15वीं। अगर पूछ ले नियमित जनगणना से यानी 1881 से, तो वो 14वीं जनगणना मानी जाती है। तो इसमें हम देखेंगे आगे। तो ये मेयो के कार्यकाल में जनगणना पहली हुई थी 1872 में। तो इन्होंने ही सबसे पहले भारत में जनगणना की जो है शुरुआत की थी। लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपिन के समय से हुई थी। ठीक है, लॉर्ड रिपिन के समय से हुई थी 1881 में। और लॉर्ड रिपिन जो है, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक इनको कहा जाता है, लॉर्ड रिपिन को। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में पंचायतों की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, सॉरी, शासनकाल में नहीं, इनके जो है लॉर्ड रिपिन के समय में शुरुआत हुई थी पंचायतों की। ठीक है, तो इनको जनक या जन्मदाता कहा जाता है, लॉर्ड रिपिन को। आगे बात कर लेते हम 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना की, तो स्वतंत्रता के बाद अगर मैं बात करूं, जो 2011 की जनगणना है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत की कौन सी जनगणना है, 7वीं। तो भारत कब आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी के बाद जो पहली जनगणना थी वो 1951 में हुई थी। तो 1951 में जो हुई थी, तो 1951 से लेकर और 2011 तक ये 7वीं जनगणना हो चुकी है भारत में। 21 में होनी थी जनगणना, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई।
अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ शुरुआत से यानी 1872 से, तो कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। 15 जनगणना हो चुकी है। लेकिन अगर बात करते हैं 1881 से, तो ये 14वीं जनगणना थी 2011 की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, अपने जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह का आंसर लगाया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 2011 जनगणना आयुक्त। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो 2011 में थे सी चंद्रमौली। ठीक है, सी चंद्रमौली 2011 के जनगणना आयुक्त थे, जिन्होंने 2011 की जनगणना कराई। वर्तमान जनगणना आयुक्त हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, नाम याद रखेंगे इनका, मृत्युंजय कुमार नारायण। आगे बात कर लेते हैं, थोड़े से और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन, यानी डेमोग्राफी। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। जनगणना जो है वो संघ सूची का विषय है, यानी जनगणना केंद्र सरकार कराती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो जनगणना है वो कौन सी सूची का विषय है? तो ये संघ सूची का विषय है, केंद्र सरकार इस पर कानून बनाती है। जनगणना कराने वाला मंत्रालय कौन सा होता है? तो जनगणना कराने वाला मंत्रालय होता है गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री जो है जनगणना कराती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे बात करते हैं, जनगणना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त, आरजीआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्वोच्च अधिकारी होता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आई? 2000 में लागू हुई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, लेकिन प्रथम जनसंख्या नीति 1975 में ही लागू की गई थी। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो भी करंट टाइप पे हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वही राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष होता है। ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ और भी बचे हुए हैं। जैसे आगे बात कर लेते हैं हम, 2011 जनगणना का शुभंकर कौन था? तो प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, कौन था? प्रगणक शिक्षिका 2011 जनगणना की शुभंकर के रूप में इनको अपनाया गया। आगे चलते हैं, 2011 की टैगलाइन, जो जनगणना की टैगलाइन थी वो क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी टैगलाइन थी। 2011 की जनगणना 2 चरणों में पूरी हुई थी। पहले चरण में तो जो मकान थे, हाउस, उनकी नंबरिंग की गई, और जो दूसरा चरण था उसमें जनसंख्या की गणना की गई। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाएगा कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में पूरी हुई थी? तो पहला चरण था हाउस लिस्टिंग का, और दूसरा जो जनसंख्या थी उसकी गणना करने का। तो ये 2 चरण में पूरी हुई। तो आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व का। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व क्या है अपने उत्तर प्रदेश का? तो यहाँ से हम देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या घनत्व आखिर होता क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है, उसको बोलते हैं घनत्व, जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। मान लो अब जैसे ये क्षेत्रफल है, तो ऐसे, ठीक है, 1 किलोमीटर नाप लो, और ऐसे 1 किलोमीटर, इस तरह से। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उसको हम बोलते हैं घनत्व, कि इतने क्षेत्र में कितने लोग निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा हो जाए जनसंख्या घनत्व। जैसे हम निकालते हैं ना क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई करके। ठीक है, एल गुणा बी करके क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो क्षेत्रफल ऐसे निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई की गुणा करके। तो ये क्या होता है हमारा? तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व वो है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी इतने क्षेत्र में 829 व्यक्ति रहेंगे उत्तर प्रदेश में, ये घनत्व होता है। जबकि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। पूरे अपना बात करते हैं राष्ट्रीय लेवल पर, तो जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो राष्ट्रीय जनसंख्या घनत्व से 447 अधिक है, क्योंकि ये 382 है और यूपी का 829 है। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बस इसको माइंड में सेट कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बात करते हैं हम सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिलों की, जिनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है वो 5 जिले कौन से हैं? तो आपको पहला और दूसरा याद रखना है, पांचों आपको याद नहीं रखने। ठीक है, पहला और दूसरा, इसी से काम चल जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं। सबसे पहले नंबर पर गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वाला शहर है, जो जिला है, वो गाजियाबाद है। उसके बाद वाराणसी 2395, लखनऊ का नंबर आता है 1816, संत रविदास नगर यानी भदोही 1855, और कानपुर नगर 1452 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले हैं बड़े। आगे बात करते हैं छोटे जिलों की। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिलों की बात करते हैं। तो इनमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है ललितपुर में 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं केवल। उसके बाद सोनभद्र 270। बस आपको पहला और दूसरा ही याद रखना है, अधिक में भी और न्यूनतम में भी। ठीक है,
तो एज ए नॉलेज के लिए मैंने आपको 5-5 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे थोड़ा सा। हमीरपुर का नंबर आता है, उसके बाद 275 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। फिर महोबा 279 व्यक्ति, और उसके बाद चित्रकूट 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर चित्रकूट का जनसंख्या घनत्व है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, उत्तर प्रदेश की जनगणना की 2011। तो यहाँ बात कर लेते हैं यूपी की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग ये है 19,98,00,000, ठीक है। तो 98,12,341 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। अब ज़्यादा हो रही है, ठीक है, अब ज़्यादा हो रही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों से ही क्वेश्चन आएगा। ऑफिशियल क्वेश्चन आता है, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आएगा। अब भले ही 25 करोड़ क्यों ना हो रही हो, लेकिन हमें अपना आंसर 2011 की जो डाटा है उसी के अकॉर्डिंग हमें देना है। तो जो कि 19,98,12,341 कुल जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश की, जो कि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है, अपने देश में जनसंख्या के मामले में फर्स्ट नंबर पे। भारत की कुल जनसंख्या का ये कितनी है, 16.16% है। अगर हम कुल जनसंख्या देखें पूरे इंडिया की, तो उसका 16% जनसंख्या अकेले उत्तर प्रदेश में निवास करती है। तो इसमें से अगर मैं बात करता हूँ पुरुष कितने हैं हमारे, तो पुरुष हैं 10,44,80,510। यानी ये नंबर तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन परसेंटेज में वैल्यू आपसे पूछ ली जाती है पेपर में। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में, 52% पुरुष हैं, और महिला 47%, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे डाटा। तो महिलाओं की जो संख्या है परसेंटेज में 47 और पुरुषों की है 52। तो भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है, और ये भी आंकड़ा किसका है, 2011 के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार है 121 करोड़, ठीक है। वैसे, ठीक है, अगर हम देखते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार तो 121 करोड़, लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना से आगे निकल गया इंडिया, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल आंकड़े अभी सरकार ने जारी नहीं किए हैं। तो हम अपना उत्तर लगाएंगे अभी 121 करोड़। आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट कुछ पॉइंट और हैं, जैसे देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है जनसंख्या के मामले में। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश राज्य राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद चौथे स्थान पर है। जो उत्तर प्रदेश है भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, लेकिन जनसंख्या में पहला सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 7.33% है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, यूपी का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो ये है 7.33%। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 240,928 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है अपने उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो देश की कुल शहरी जनसंख्या में यह महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी अगर मैं बात करता हूँ कि यूपी में जो है शहरों में कितने लोग रहते हैं, तो वो कौन से नंबर पर है, दूसरे स्थान पर, सेकंड नंबर पर है यूपी। तो पहले नंबर पर कौन है, फर्स्ट पे है महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में लोग शहरों में ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद आज नंबर आता है अपने उत्तर प्रदेश का। आगे बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले और इधर न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो हमको केवल 2 याद रखने, शुरू के इधर से और इधर से भी 2, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात करता हूँ तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। 59,54,391 59,54,391 जो लोग हैं वो केवल प्रयागराज में निवास करते हैं। उसके बाद मुरादाबाद का नंबर आता है, ठीक है, मुरादाबाद का नंबर आता है 47,72,006। उसके बाद गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ, डाटा आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, 46,81,645 गाजियाबाद में, और ऐसे आजमगढ़ में गाजियाबाद और आजमगढ़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और लखनऊ 45,89,838 लोग लखनऊ में भी रहते हैं। बात कर लेते हैं सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों की। तो सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिलों में पहले नंबर पर आता है महोबा। तो महोबा में केवल इतने लोग रहते हैं 87, 59 और 58। अगर मैं इसकी बात करूं तो 8,75,958 लोग केवल महोबा में रहते हैं। उसके बाद चित्रकूट में महोबा से थोड़े ज़्यादा 9,91,730। हमीरपुर का आता है स्थान तीसरे पे 11,04,285 लोग। आगे बात करते हैं श्रावस्ती की 11,17,361 और ललितपुर में 12 लाख से ऊपर लोग जो है निवास करते हैं। तो ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले थे और ये अधिकतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। तो पहला और दूसरा न्यूनतम याद रखेंगे
और पहला और दूसरा अधिकतम याद रखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या में, ठीक है। तो ये यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में दशकीय वृद्धि दर, यानी दशकीय वृद्धि दर कितनी रहती है, हर 10 साल में कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं दशकीय वृद्धि दर। जैसे मैं बात करता हूँ 2001 से 2011, क्योंकि 2011 के बाद अभी कोई जनगणना नहीं हुई है, तो ये 2001 से 2011 तक हमारे 10 साल होते हैं। जैसे जनगणना के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 20.22% थी। तो इन 10 सालों में 20% जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 2001 से 11 तक। और देश की औसत दशकीय वृद्धि दर थी 17.7। तो देश की औसत दशकीय वृद्धि दर कम है उत्तर प्रदेश से। आगे बात करते हैं, साल 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का 16.5% थी। 2011 के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत है ना, वो 16.5% है, ठीक है। 16.5% है कुल आबादी का, भारत की कुल आबादी का। जैसे आगे बात करता हूँ, 2001 से 11 के दौरान प्रदेश में पुरुष एवं महिला दशकीय वृद्धि दर अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो 2001 से 11 तक पुरुषों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी, 19%, 19.31%। और महिलाओं की जो वृद्धि थी 21.23%, यानी महिलाओं की जनसंख्या में ज़्यादा वृद्धि हुई है 2001 से 11 के समय पीरियड में, और पुरुषों की जनसंख्या में कम वृद्धि हुई है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 21.23% महिलाओं की जनसंख्या बढ़ी है पुरुषों के मुकाबले, और पुरुष बढ़े थे हमारे 19.31%। तो यहाँ जो अंतर आता है वो लगभग 2% का अंतर आता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ठीक है। तो कौन से 10 वर्ष में जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी है, और कौन से ऐसे 10 वर्ष हैं जिनमें जनसंख्या सबसे कम, यानी जनसंख्या घटी है ना कि बढ़ी, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ हम बात करते हैं जो वर्ष 1951 से 61 तक का समय था, ठीक है। 1951 से 61 तक का जो समय था, तो यहाँ 16.7% जनसंख्या में जो थी वृद्धि हुई थी केवल। लेकिन जो 1991 से और 2000 का जो समय था, ठीक है, ये जो 10 साल थे, तो यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा बढ़ी थी उत्तर प्रदेश की, वो बढ़ी थी 25.85%, लगभग इसको कह सकते हैं हम 21% जनसंख्या जो थी, 26% जनसंख्या जो थी वो यहाँ बढ़ी थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ बढ़ी है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन से 10 वर्ष हैं जहां उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, तो वो 25.85% है 1991 से 2001 का समय। और 2001 से 11 में मैंने आपको बता दिया है कि 20.22% जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लिंगानुपात की बात कर लेते हैं, सेक्स रेशो, ठीक है। ये क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो उसको लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पूरे भारत के लिंगानुपात की, तो जो भारत का लिंगानुपात है पूरे इंडिया का 943 है, ठीक है, 943। तो यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, महिलाएं कम हैं पुरुषों पर, ठीक है। 943 महिलाएं कम हैं, यानी 57 महिलाएं जो हैं कम हैं। तो इसका मतलब यह है कि 57 लोगों की शादी तो होनी ही नहीं है, तो ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि अभी महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा भारत में कम है। अगर मैं बात करता हूँ यूपी के लिंगानुपात की, तो यूपी का तो और भी कम है। तो उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर केवल 912 महिलाएं हैं, 912। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में 88 लोग जो हैं वो कुंवारे ही रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। तो जो यूपी का लिंगानुपात है वो राष्ट्रीय लिंगानुपात से 31 कम है, 31 महिलाएं और कम हैं उत्तर प्रदेश में अपने राष्ट्रीय लिंगानुपात से। लिंगानुपात के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में 26वां नंबर है, 26वें स्थान पर आता है 29 राज्यों में से, 28 राज्यों में से 26वें नंबर पर लिंगानुपात के मामले में। इतना कम रेशो है उत्तर प्रदेश का। जिलावार लिंगानुपात की बात करते हैं, तो जिलावार लिंगानुपात यानी किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, तो इसके लिए टेबल है आगे, तो यहाँ देख लेते हैं। तो बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले, सबसे अधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। तो मैंने जहाँ भी 5 जिले लिखे हैं, सबसे ज़्यादा या सबसे कम, उनमें से आपको शुरू के 2 ही याद रखने हैं, ठीक है, शुरू के 2 ही याद रखने हैं, यहीं से पेपर में क्वेश्चन बनेगा आपका। तो यहाँ बात कर लेते हैं जौनपुर का। तो जौनपुर जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला है यूपी का। जौनपुर का लिंगानुपात 1024 है, यानी यहाँ 24 महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों से। ऐसी आजमगढ़ की बात करूँ तो आजमगढ़ का 1019 है,
तो 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं या 19 महिलाएं ज़्यादा हैं। देवरिया की बात करता हूँ तो 1017 देवरिया का, प्रतापगढ़ का 998 और सुल्तानपुर का 983 लिंगानुपात है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिलों की, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम है, यानी 851, केवल 1000 पुरुषों पर केवल 851 ही महिलाएं हैं। 851 महिलाएं हैं यहाँ पर, कितनी कम है, ठीक है। तो कितनी यहाँ पे लिंगानुपात का जो रेशो, कितना अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी 51 49 वो और 80 वो, तो 149 लोग जो है यहाँ पर कवारे ही रहने वाले हैं गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है, नोएडा में। आगे बात कर लेते हैं हमीरपुर बागपत की, तो 861 है। कानपुर नगर, मथुरा, बांदा, इन तीनों का लगभग सेम है, 863। औरैया का 864 और जालौन का 865, ठीक है। ये जो भी डाटा है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है, जो कि एकदम से वेरीफाइड डाटा है, आप इस पर 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे। शिशु लिंगानुपात के मामले में भारत यानी उत्तर प्रदेश का जो है क्या हाल है, जैसे बात करते हैं जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु समूह में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहते हैं। यानी शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जो है सेक्स रेशो देखा जाता है कि 1000 बालकों पर कितनी बालिकाओं की संख्या है, तो उसको बोलते हैं शिशु लिंगानुपात। और ये कभी कभी ये वर्ष का क्राइटेरिया पूछ लिया जाता है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात का जो है वर्ष का क्राइटेरिया क्या है, तो 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को ही शिशु लिंगानुपात में रखा जाता है। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु जनसंख्या यानी 0 से 6 आयु समूह में इतनी तो जनसंख्या थी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का ये कितना है, 15.4% है, 15.4% है। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए शिशु लिंगानुपात जो है 902 है, यानी 1000 शिशुओं पर 902 बालिकाएं हैं, ठीक है, 902। जबकि 2001 में ये 916 था, तो 2001 से 11 तक ये आंकड़ा कम हुआ है, ये आंकड़ा कम हुआ है। 14 जो है बालिकाएं और कम हो गई। 2001 में ज़्यादा था, लेकिन 2011 में ये आंकड़ा घटकर 902 हो गया, ठीक है। तो आगे बात करते हैं सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिलों की और सबसे कम लिंगानुपात वाले 3 जिले, ठीक है। 3 जिले यहाँ पे हमें देखने हैं। तो बलरामपुर का जो शिशु लिंगानुपात है वो इस समय सबसे आगे चल रहा है, 950 बालिकाएं हैं 1000 बालकों पर, ठीक है, 950 बालिकाएं। वहीं संत कबीर नगर 942 है। बहराइच और सिद्धार्थनगर का सेम है 935। अगर मैं बात करता हूँ न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की, तो भी सबसे कम बागपत में है, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। तो ये सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले थे और सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले। तो यहाँ पे हम इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और इससे आगे का जो डाटा है, अभी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश का जो है लिटरेसी रेट रह गया है, जो हमारी जो है शिक्षा है, किस जिले में सर्वाधिक शिक्षित लोग रहते हैं, किस में सबसे कम शिक्षित लोग रहते हैं, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद इस चैप्टर के हम टॉप 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही। तो तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ और ये वीडियो एंजॉय कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।